Hello friends. Hello everyone. Myself Jitendra Kumaut and welcome to our official YouTube channel Testopedia online classes. फ्रेंड्स आपको पता है कि जो हम आर्मी से रिलेटेड जो अपना फर्स्ट सेगमेंट था उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बिना टाइम खराब किए आज हम सेकंड पेपर के ऊपर डिस्कस करेंगे जो मैथ्स और रीजनिंग पे बेस्ट होगा दोस्तों। इन चीजों को आपको बढ़िया तरीके से एनालिटिक्स करते जाना है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कोई एक 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 10, 15 और 20 से एग्जैक्टली डिवाइड हो पाती है, ठीक है ना। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कोई भी नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कब हो पाएगा जब वो कंप्लीट नंबर, जैसे मैं कहूं कि ये 3 नंबर कब डिवाइड हो पाएंगे, तो इसका मतलब जब कोई संख्या इन 3 नंबरों से अलग अलग डिवाइड होगी तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो नंबर जो भी होगा वो कहीं ना कहीं पे 10, 15 और 20 का जो इतना एलसीएम आया, ठीक है ना, जो भी एलसीएम होगा उससे भी कंप्लीट क्या हो पाएगा, डिवाइड हो पाएगा। तो 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना निकल के आ गया दोस्तों, 60 निकल के आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 4 नंबर आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं ये चारों के चारों नंबर कहीं ना कहीं पे ये जो 60 आया है इनका एलसीएम तीनों का उससे भी कंप्लीट डिवाइड हो पाएगा। तो आपको पता है कि 60 से कोई नंबर कब डिवाइड हो पाता है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कहूं यहाँ पे लास्ट में 0 है तो देखो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो एक ऑप्शन अपने का देखते ही कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। अब आपके पास बचे कितने, सिर्फ 3 ऑप्शन बचे हैं आपके पास। अब ध्यान दीजिए, अगर हमें यहां से भी डिवाइड कर दूं तो 6। अगर हम बात करते हैं कि 6 के 2 फैक्टर कौन से होंगे तो आप कहेंगे कि सर 2 और 3 2 फैक्टर निकल के आएंगे, ठीक है ना। तो अब ये नंबर किससे डिवाइड होने चाहिए, 2 से भी कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि लास्ट में आपके क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है ना, ये लास्ट में होने चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि कोई भी नंबर 3 से एग्जैक्टली कब डिवाइड हो पाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, जब उसके सारे डिजिट्स के सम में, ठीक है ना, जब उसके सारे अंकों को जोड़ करके हम 3 का भाग दे देंगे और 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो वो एग्जैक्टली नंबर किससे डिवाइड हो पाएगा, 3 से डिवाइड हो पाएगा। तो देखो यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो 9 30 27, ठीक है ना। 27 के अंदर 3 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, 2 का भी जाता है, चलो यहां तक बात क्लियर है। अगर मैं कहूं यहाँ पे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 9 और 9 18, 18 और 6, 18 और 6 कितने हो गए, 24 हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कंप्लीट भाग जा रहा है। अगर मैं कहूं तो यहाँ पे कितना जा रहा है भाई, 9 9 18, 18 और 8 कितने होते हैं, 26, ठीक है ना। 26 के अंदर 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि अगर दोस्तों अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, ठीक है ना, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे तो क्या ये नंबर 10 से डिवाइड हो पाएगा, ठीक है ना, 10 से भी डिवाइड हो पाएगा। ये नंबर 10 से डिवाइड हो पा रहा है, 2 से डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो ये अपना आंसर कभी भी नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई ना। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे तो ये नंबर 10 से एग्जैक्टली डिवाइड हो पाएगा, 2 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो पाएगा, लेकिन क्या ये नंबर 15 से भी डिवाइड हो पाएगा, बताओ क्या ये नंबर 15 से भी डिवाइड हो पाएगा। तो हम 15 के 2 फैक्टर करेंगे दोस्तों, 15 के 2 फैक्टर करेंगे, क्या बन के आएगा, 3 और 5 निकल के आएगा, ठीक है ना। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल पता है, 5 से डिविजिबिलिटी का रूल पता है, तो ये सारे नियम हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिए, अगर 15 का मैं भाग देता हूं तो 15 छीके कितने होते हैं, 90 होते हैं, बच के आपके पास कितना 96 पे 15 का भाग देंगे 96 आ जाएगा, ठीक है ना, 60 बच जाएगा और आपके पास लास्ट में ये चला जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी, तो ये नंबर इससे डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या बना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्वेश्चन को हम देखते ही सॉल्व आउट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, हम इस प्रोसेस से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं और इस गिवन प्रोसेस से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए आप इनको बाई ऑप्शन से हिट कीजिएगा ताकि क्वेश्चन बहुत ही जल्दी और फॉरवर्ड तरीके से आप सिंप्लीफाइड कर पाओ, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया, ठीक है ना, बिल्कुल आपको नियरेस्ट पहुंचना है जो भी उसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात कहूं तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, आपको एक सिंपल कैलकुलेशन दी गई है और इसमें पूछा गया है कि इसका यूनिट प्लेस बताइए, यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा, यानी कि यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मैं इस नंबर की बात करता हूं तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, 3। इसके बाद में बात करता हूं इसका यूनिट डिजिट कितना है, 8, ठीक है ना। और फिर देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना है, 7, ठीक है ना। और फिर देखिए लास्ट के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, 6 है। अब अपने को क्या करना है, सारे जितने भी अपने पास डिजिट्स आए हैं उन सभी के बीच में जो सिंबल है वो किसका निकल के आया है, मल्टीप्लेक्शन का। तो अब गौर कीजिएगा, अगर मैं कहूं यहां से 3 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24, 24 का यूनिट डिजिट कितना निकल के आया अपने पास, 4 निकल के आ गया। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा,
28 होगा। 28 का जो यूनिट डिजिट निकल के आया वो कितना निकल के आया दोस्तों? 8 निकल के आ गया। और 8 को लास्ट में हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 8 को लास्ट में हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 8 छिंगे कितने होते हैं? 48, 48 होते हैं। और 48 का यूनिट डिजिट कितना है? 48 का जो यूनिट डिजिट है दोस्तों वो यूनिट डिजिट कितना है? 8 है, ठीक है ना। यूनिट डिजिट कितना है? 8 है। तो ये 8 आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं? क्वेश्चन जहां पे दिखता है क्वेश्चन को वहीं पे आपको सॉल्व आउट कर देना है। देखो 7 छिंगे 42, 2, 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, ठीक है ना। 16 को 3 से गुणा करेंगे 16 थी 48, 48 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 8 होता है। क्लियर है बात? ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से कहा गया है कि एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक खेत को 18 दिन में जोत सकता है। तदनुसार उसे वही कार्य 12 दिन में पूरा करने के लिए कुल कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, या फिर कितने घंटे उसको कार्य करना पड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब हम कंपाउंड प्रोपोर्शन पढ़ते हैं तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आपके काम में आएगा दोस्तों कि यदि हम बात करते हैं m1 इंटू d1 इंटू t1 अपॉन w1, ये बराबर होगा m2 इंटू d2 इंटू t2 अपॉन W2 के बराबर होगा, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको याद में रखना है, इस क्वेश्चन में इसी प्रकार की चीजें चलेंगी। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूं स्टार्टिंग के अंदर एक किसान है, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन कितने दिए हुए हैं? एक दिया हुआ है। प्रतिदिन कितने घंटे काम करता है? 6 घंटे काम करता है, ठीक है ना। इनटू उसके बाद में देखिए 18 दिन तक खेत जोत सकता है, 18 डेज तक खेत जोत सकता है। फिर उसके बाद में ये कहा गया कि वही कार्य दोनों तरफ काम सेम है, तो 12 दिन में पूरा करने के लिए, अगर ये काम 12 दिन में पूरा करना है तो उसे प्रति घंटे कितना काम करना पड़ेगा? कितने घंटे काम करना पड़ेगा? यानी कि ऑलमोस्ट हमें 2 की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ध्यान दीजिए 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 2 से ये कटा 9 बार, यानी कि जो हमारे पास समय निकल के आया वो कितना निकल के आ गया दोस्तों? 9 घंटे। कितना निकल के आ गया? 9 घंटे। यानी कि उस व्यक्ति को प्रतिदिन कितने घंटे काम करने पड़ेंगे? 9 घंटे काम करने पड़ेंगे। और यही इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा दोस्तों? फाइनल आंसर बन जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है प्रॉपर तरीके से? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो सीरीज चलेगी ये थोड़ा फास्टली चलेगी क्योंकि यहाँ पे एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो इनको आप बढ़िया तरीके से इवेल्युएट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो एवरेज होता है, ठीक है ना, जो औसत होता है वो हमेशा एक मध्य की संख्या होती है, यानी कि मध्य की या बीच की संख्या होती है, ठीक है ना, बीच की संख्या होती है जब भी हम एवरेज की बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जो ये एवरेज दिया हुआ है, इसने दिया हुआ है कि औसत कितना है? 25 है। इसका मतलब ये 25 क्या है? एक बीच का नंबर है। बात समझ में आ गई? औसत क्या है? एक बीच की संख्या होती है। और ये जो हमें दिया गया है ये एक बीच की संख्या है। अब ध्यान दीजिएगा, हमें पूछा है 6 लगातार सम संख्याएं हैं, तो क्या 25 सम संख्या है? क्या नहीं है। तो 25 से ऊपर चलेंगे तो 25 से ऊपर सम संख्या कौन सी होगी? 26। 25 से नीचे चलेंगे तो सम संख्या कौन सी होगी? 24 हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो 26, 26 के ऊपर कौन सी आएगी? 28। और इधर मैं बात करूंगा तो इधर कौन सी आएगी? 22 निकल के आएगी, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सी आ जाएगी? 30। और अगर मैं इधर बात करता हूँ दोस्तों तो ये कौन सी आ जाएगी? 20। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो 6 लगातार जो सम संख्याएं हैं वो कौन कौन सी बनी? तो ध्यान दीजिए 6 लगातार जो संख्याएं बनी है, ध्यान दीजिए, एक तो 3 संख्याएं तो ये बन गई और 3 संख्याएं हमारे पास ये बन गई। बात समझ में आ गई कि नहीं? 3 संख्या हमारे पास ये हुई और 3 संख्या हमारे पास ये हुई। अब हमें ध्यान देना है कि सबसे क्या पूछा है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो मुझे बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 30। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 30। और अगर मैं बात करूं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई दोस्तों? 20। सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई? 20। और इन दोनों का हमें चाहिए डिफरेंस। डिफरेंस मतलब अंतर। तो 30 में से 20 घटा देंगे तो जो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? 10 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। 10 आपका क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। आई होप दैट आपको ये शॉर्ट प्रोसेस बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी दोस्तों, ठीक है ना। तो बढ़िया तरीके से आप इन पे प्रैक्टिस करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक संख्या में यदि 22.5% की वृद्धि करने पर वह 98 बन जाती है, ठीक है ना। अगर 22.5% की वृद्धि कर देते हैं तो वो कितना बन जाता है? 98 बन जाता है। तदनुसार वह संख्या कितनी होगी? तो वह संख्या कितनी होगी? तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, ठीक है ना दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 22.5%, तो
22% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या लिख सकते हैं हम? 22.5% को हम क्या लिख सकते हैं? देखो दोस्तों, 22 दूना 44 और एक 45, 45/2, 45/2 हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन जब भी हम परसेंटेज रिमूव करेंगे, ठीक है ना, जब भी हम परसेंटेज रिमूव करेंगे तो परसेंटेज रिमूव करने के लिए हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से ये हो गया 5 9 45 और ये कितना हो गया 5 दूनी, ठीक है ना। तो 9 बटे कितना हो गया 20 दूनी 40, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 22.5% का जो फ्रैक्शन फॉर्म बना वो कितना बना दोस्तों? 9/40 बना। अब ध्यान दीजिए, अगर हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर, यानी कि पहले वो संख्या कितनी थी, ठीक है, पहले वो संख्या कितनी थी? 40 थी, ठीक है ना दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैं राइट डाउन कर देता हूँ 9/40। हम मान लेते हैं कि पहले संख्या कितनी थी? पहले संख्या कितनी थी? 40 थी। लेकिन अब कितनी वृद्धि हो रही है? 9 की वृद्धि हो रही है। तो 40 को 9 बढ़ा देंगे तो अब वो संख्या कितनी बन जाएगी दोस्तों? 49 बन जाएगी, ठीक है ना। अब वो संख्या कितनी बन जाएगी? 49 बन जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा है कि संख्या 49 नहीं बन रही है, संख्या क्या बन रही है? 98 बन रही है। तो 49 किसके बराबर हुआ? 98 के बराबर हुआ। मतलब कितना गुना है दोस्तों? 2 गुना पे बैठा हुआ है। बात समझ में आ गई? अगर 49 बराबर है 98 के, मतलब 2 गुना पे बैठा हुआ है, तो हमें निकालना है कि वो संख्या कितनी है। यानी कि स्टार्टिंग में वो संख्या क्या थी? तो स्टार्टिंग में जो संख्या हमने मानी है 40, इसको भी हम क्या कर देंगे दोस्तों? 2 गुना कर देंगे तो कितनी बन जाएगी? 80 बन जाएगी। यानी कि स्टार्टिंग में वो संख्या कितनी थी? 80 थी। 80 थी, जिसको हमने 22.5% बढ़ा दिया तो वो संख्या कितनी बन गई? 98 बन गई। बात समझ में आ रही है? 22.5% का फ्रैक्शन फॉर्म बनाइए और फ्रैक्शन फॉर्म से इस टाइप से आप क्वेश्चन को बिल्कुल इजी तरीके से आप कर सकते हो। क्लियर है ना दोस्तों? तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, जो कहा गया है 5,000 रुपए का 3 वर्ष में 10% पर एनम की रेट से आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, ठीक है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जब भी हम 3 साल की बात करते हैं, जब भी हम 3 साल की बात करते हैं तो हमें एक रेशियो याद रखना चाहिए कि 3:3:1 होता है। क्लियर है ये बात? अब ध्यान दीजिए, आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 5,000 रुपए। सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसका 10% निकालेंगे। तो 5,000 का 10% कितना हो गया दोस्तों? 500 हो गया, ठीक है ना। 500 का फिर अपन क्या निकालेंगे? 10% निकालेंगे। तो 500 का जब हम 10% निकाल रहे होंगे ना दोस्तों, तो अपने पास आएगा 50, और 50 का फिर से हमें 10% निकालना है तो अपने पास निकल के आएगा 5। अब आपको कुछ भी नहीं करना, लास्ट में बस इन दोनों को गुणा करके जोड़ देना है, ठीक है ना। तो इनको गुणा करेंगे तो 500 को 3 से गुणा किया, अपने पास कितना निकल के आया? 1500 रुपए। 50 को 3 से गुणा किया, कितना निकल के आया? 150। और 5 को 1 से गुणा किया, कितना निकल के आ गया? 5। बस इन सभी को आप जोड़ दीजिए, ठीक है ना। इन सभी को जोड़ दीजिए तो 150 और 5 कितने हो गए? 155 हो गए। और 1500 में जब हम 155 जोड़ रहे होंगे ना दोस्तों, तो आपके पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 1655 रुपए। कितना निकल के आएगा? 1655 रुपए। बस ये आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल इजी प्रोसेस है, फॉर्मूला आपको यूज में नहीं लेना है, क्योंकि फॉर्मूला जब हम यूज में लेंगे तो कैलकुलेशन काफी लंबी हो जाएगी और काफी टिपिकल हो जाएगी। क्लियर है ना दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्णों की लंबाई आपको 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर दी गई है। आपको पता लगाना है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी हम समचतुर्भुज की बात करेंगे, ठीक है ना, जब भी हम समचतुर्भुज की बात करेंगे तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, उस क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है दोस्तों? ये होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विकर्णों का गुणनफल, ठीक है ना। विकर्णों का गुणनफल, या पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, इस प्रकार से भी आप इनको कह सकते हो, ठीक है ना। बस आपको वैल्यू पुट करनी है। तो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, पहला विकर्ण कितना है? 12, इंटू दूसरा विकर्ण कितना है? 16। बस यहां से आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर दीजिए तो 2 एकम 2, 2 छिके 12, और 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 छिके 96। किसमें दिया हुआ है? सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो वर्ग सेंटीमीटर आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 96 स्क्वायर सेंटीमीटर आपके इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। बात समझ में आई? समचतुर्भुज का विकर्ण निकालने का जो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डायगोनल फर्स्ट एंड डायगोनल सेकंड, ठीक है ना। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या बन गया? राइट आंसर बन गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक वृत्ताकार पहिए का व्यास 7 मीटर है,
तदनुसार 22 किलोमीटर तक चलने में उसे कुल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करना दोस्तों। एक वृत्ताकार पहिए का व्यास, यानी कि अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो एक सर्किल दिया हुआ है, एक वृत्ताकार पहिया है, ठीक है ना। इसका व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों अपने को, 7 मीटर दिया हुआ है। व्यास 7 मीटर दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ना दोस्तों, तो एक चीज बताइए आप, देखो यूनिट किलोमीटर है, ठीक है ना। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना में दिया हुआ है, 22 किलोमीटर में दी हुई है। और अपने को जो पूछे होंगे कुल कितने चक्कर लगाने होंगे, तो यूनिट आपके पास सेम होना जरूरी है। या तो इन सभी को किलोमीटर में चेंज कर दो, या सभी को किस में चेंज कर दो, मीटर में चेंज कर दो, ठीक है ना। तो देखिए 7 मीटर है, इस किलोमीटर को बाद में हम चेंज कर लेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए अगर मैं कहूं कि रेडियस कितनी होगी इसकी, तो रेडियस क्या होती है, जो भी आपके पास व्यास दिया हुआ है उसका क्या होगा, हाफ हो जाएगा। तो 7 का आधा कितना हो जाएगा, 7/2 मीटर, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2 मीटर। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर मैं इसका एक राउंड निकाल लेता हूं, अगर मैं इसका एक राउंड निकाल लेता हूं, तो हमें चक्कर कितने लगाने हैं, ठीक है, 22 किलोमीटर का हमें डिस्टेंस कवर करना है। तो एक राउंड में लगा लेता हूं इसका। तो एक राउंड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक राउंड मतलब यहां से स्टार्ट करके वापस इसी पोजीशन पे आ जाएंगे, तो हमें इसकी जो परिधि है उसको कवर करना पड़ेगा, परिधि को कवर करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि जो वृत्त की जो परिधि होती है, जो सर्किल की जो वृत्त की परिधि होती है, वो परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, परिधि निकालने का सूत्र होता है 2πr। और ये परिधि क्या होती है, एक राउंड होता है, ठीक है ना। परिधि क्या होती है, एक राउंड होता है, क्लियर। अब यहां से जब हम वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू पाई का मान आप सभी जानते हो 22/7 होता है, इंटू रेडियस। रेडियस कितनी निकाली अपन ने, 7/2 मीटर निकाली, ठीक है ना। 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यानी कि आपके पास निकल के क्या आ गया दोस्तों, आपके पास निकल के आ गया 22 मीटर। यानी कि जो एक राउंड है, जो एक राउंड है वो कितने मीटर का हुआ दोस्तों, 22 मीटर का हुआ। अब ध्यान दीजिए, एक राउंड कितने का हुआ, 22 मीटर का हुआ। ये यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि जो एक राउंड है, एक राउंड है, एक चक्कर है, वो कितने का हुआ, 22 मीटर का हुआ। बात समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिए, आपको कितना चलना है, 22 किलोमीटर चलना है। अब 22 किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं, तो हमें चलना है 22 इंटू 1000 मीटर। बात समझ में आ गई। 22 इंटू 1000 मीटर में इसको नोट डाउन कर सकता हूं। अब ध्यान दीजिए, अगर 22 मीटर के बराबर एक राउंड है, ठीक है ना, अगर 22 मीटर के बराबर एक राउंड है, तो इसके बराबर कितना होगा, बस ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चूंकि 22 इज इक्वल टू 1, 22 इज इक्वल टू 1, तो हमें फाइंड आउट करना है कि 22 इंटू 1000 किसके बराबर होगा, 22 इंटू 1000 किसके बराबर होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, हम किस प्रकार से करते थे कि 1/22, ठीक है ना, और उसके बाद में 22 इंटू क्या हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 22 से 22 कैंसिल हुआ और आपके पास कितना बच गया, 1000 बच गया। यानी कि जो आपको कुल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 1000 चक्कर लगाने पड़ेंगे। बस ये इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। अब ये प्रोसेस आपको टिपिकल लगेगी, लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक राउंड निकालना पड़ेगा। एक राउंड का मतलब क्या होता है कि हम उसकी परिधि को चेंज करेंगे, और परिधि निकालने का सूत्र क्या होता है, 2πr, मतलब एक चक्कर है वो इस परिधि के बराबर होगा। रेडियस हमें गिवन है, तो वैल्यू निकालेंगे तो 22 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 22 मीटर का एक चक्कर होता है, तो आपको 22 इंटू 1000 मीटर के कितने चक्कर होंगे, तो 1000 चक्कर होंगे, क्लियर है ना। कितने चक्कर होंगे, 1000 चक्कर होंगे। बस ये इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर मैं ज्योमेट्री की बात करता हूं तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक चित्र आपको दिया गया है, इस चित्र में एपी और ओक्यू दो रेखाएं एक दूसरे को जी बिंदु पर काटती है, यानी कि ये तो हो गई एपी और ये हो गया एक्यू, और एक दूसरे को किस पॉइंट पे, जी बिंदु पर इंटरसेप्ट करती हैं। आगे देखिए, यदि कोण एजीओ, एजीओ यानी कि अगर मैं कहूं कि ये छोटे वाला कोण, ठीक है ना, ये कोण और ये कोण जो आपको दिए हुए हैं, एजीओ और पीजीएफ, पीजीएफ, इन दोनों कोणों का योग कितना डिग्री है, 70 डिग्री दिया हुआ है। और आपसे आगे ये दिया हुआ है कि पीजीक्यू, पीजीक्यू यानी कि ये कोण है, ये कोण कितने डिग्री का है दोस्तों, 40 डिग्री का आपको दिया हुआ है। और आपको निकालना है पीजीएफ का मान कितना होगा, पीजीएफ यानी पीजी और एफ, ये कोण आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करता हूं तो हमने आपको बताया था कि जो
रिजु कोण होते हैं या एक रेखा पर जो भी एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। बात समझ में आ गई ना। यानी कि इस टाइप से जो एंगल बनते हैं इस रेखा के, जो ये एंगल बनेगा ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा, टोटल 180 डिग्री का बनेगा। तो ध्यान दीजिए ये कोण और ये कोण, टोटल जो तीनों कोणों का सम होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि कोण एंगल ए जी ओ प्लस कोण पी जी एफ प्लस कोण ओ जी एफ, ये तीनों एंगल हैं वो किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है ना। तीनों एंगल्स किसके बराबर होंगे भाई, ये रेखा है इसके ऊपर की तरफ ये जो तीनों एंगल बनेंगे ना, इन तीनों कोणों का योग कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। अब ध्यान दीजिए आपके पास दो कोण दिए हुए हैं एजी और पीजीएफ, इसका मान कितना डिग्री है, 70 डिग्री। तो इनका मान यदि मैं 70 डिग्री रख देता हूं, 70 डिग्री अगर मैं रख देता हूं तो बताओ कोण ओ जी एफ, ये कोण कितने डिग्री का आएगा, 180 डिग्री। अब हमें तो केवल ओ जी एफ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कोण ओ जी एफ ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री में से आप घटा देंगे 70 डिग्री, तो आपके पास रिजल्ट कितना निकल के आएगा, 110 डिग्री। तो ये एंगल हमने फाइंड कर लिया। यानी कि ये एंगल हमने कितना डिग्री फाइंड कर लिया दोस्तों, 110 डिग्री का हमने फाइंड कर लिया। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब मैं अगर बात करता हूं यहाँ पे कि इन दोनों कोणों का योग कितना डिग्री दिया हुआ था आपको दोस्तों, 70 डिग्री दिया हुआ था। तो ये दोनों तो हो गए 70 के और ये कितने हो गए, 110 का हो गया। अब ध्यान दीजिए हमें चाहिए केवल ये कोण, हमें चाहिए केवल ये कोण। तो ध्यान दीजिए अगर मैं बात करता हूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन हुई आपके पास, ये एक स्ट्रेट लाइन हुई। इस स्ट्रेट लाइन के ये जो एंगल बनेगा ना, ये भी कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। बताओ बनेगा कि नहीं, 180 डिग्री का बनेगा। तो 180 में से अगर मैं ये और ये दोनों जोड़ करके ये घटा दूं, ठीक है ना, 180 में से इन दोनों का सम घटा दूं, तो ध्यान दीजिए अगर मैं बात करता हूं इस एंगल की, तो ये एंगल किस प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, तो एक तो ये कोण यानी कि कोण ओ जी एफ प्लस कोण आपके पास ये दिया हुआ है पी जी एफ, कोण पी जी एफ प्लस एंगल आपके पास ये दिया हुआ है पी जी क्यू। बताओ इन तीनों कोणों का योग भी कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब ये दो कोण हमारे पास दिए हुए हैं, ये कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री दिया हुआ है, प्लस पीजीएफ ये हमें कितना डिग्री, ये हमें नहीं दिया गया। ठीक है ना, ये हमें पूछा जा रहा है तो इसको हम मान लेते हैं x डिग्री, प्लस यहाँ पे आपको ये कोण कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का, और टोटल कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ। तो 110 और 140 कितना हो गया, 150, 150 को उधर घटा देंगे तो x का मान कितना निकल के आया, 180 माइनस 150 बराबर कितना डिग्री निकल के आया दोस्तों, 30 डिग्री। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन होगा ना वो कितना होगा, 30 डिग्री का। ठीक है ना। आप इसको बेसिक अजम्पशन से भी निकाल सकते हो ताकि इतना लंबा चौड़ा लिखने की कहीं पर भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ध्यान दीजिए अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा हम फास्ट करें तो किस प्रकार से कर सकते हैं, ये एंगल आपको गिवन नहीं है लेकिन इन दोनों का सम गिवन है, 180 में से दोनों को घटा देंगे तो 110 आपके पास तीसरा एंगल निकल के आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए अगर मैं इस लाइन को हाइड कर लेता हूं तो ये जो लाइन बनी इसके ऊपर भी तो ये टोटल 180 बनेगा, तो 110 और 140 कितना हुआ, 150, 150 180 में से घटा देंगे तो ये एंगल कितना निकल के आ जाएगा आपके पास, 30 डिग्री का। बस यही आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। क्लियर है ना दोस्तों, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। तो आप इनको देखो, ये हम केवल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, इनका बढ़िया इवोल्यूशन आप कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 6x² - 7x + 2 = 0। अब ध्यान दीजिए इसका शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी दोस्तों यहां पे क्या हो, माइनस हो, जब भी यहां पे माइनस हो, जब भी यहां पे प्लस हो, तो ध्यान दीजिएगा कि जो दोनों रूट निकल के आएंगे, ठीक है ना, बोथ रूट यानी कि दोनों जो मूल होंगे, दोनों मूल पॉजिटिव होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ध्यान रखिएगा जब आपके पास पहले माइनस हो, जब आपके पास पहले माइनस हो और बाद में प्लस हो, अगर ये माइनस और ये प्लस है तो उस कंडीशन के अंदर जो दोनों मूल होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। मतलब अल्फा और जो बीटा है वो दोनों के दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब ध्यान दीजिए 6 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 दूनी 12, ठीक है ना, 6 को 2 से गुणा किया तो कितना निकल के आया, 12। इस 12 के हम ऐसे दो टुकड़े करेंगे कि गुणा करने पर तो
गुणा करने पर तो क्या निकल के आना चाहिए आपके पास 12 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो देखो 4 और 3 कितने होते हैं 7 होते हैं, और 6 और 2 कितने होते हैं 12 होते हैं। 4 3 12 और 4 और 3 7, दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है। इसका मतलब जो दो रूट बनेंगे वो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। पहला रूट आपके पास 4 है, दूसरा रूट आपके पास 3 है, ठीक है ना। 3 और 4 आप पहले भी ले सकते हो, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है 6 लगा हुआ है, तो इसके भी हम इधर क्या लगाएंगे 6 लगाएंगे बटा 6 लगाएंगे। अगर सपोज दैट यहाँ पे 6 नहीं होता, केवल एक्स स्क्वायर होता, तो हम किसी से भी डिवाइड नहीं करते, फिर ये आपके पास 4 और 3 फाइनल आंसर हो जाते। लेकिन पहले अगर लगा हुआ है, जैसे x का कोफिशिएंट 6 है, पहले लगा हुआ है, इट मींस ये चीजें हैं, जो भी रूट आएंगे ना वो 6 से कंप्लीट डिवाइड होंगे। तो 4 बटा 6 और 3 बटा 6 ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन है। 4/6 एंड 3/6 देयर आर टू रूट्स, ठीक है ना। दोनों रूट निकल के आ जाएंगे इसके। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे देखिए, स्नेहा और उसकी माँ की आयु का अनुपात कितना है भाई 2:11 है, जबकि आयु का अंतर कितना है 18 वर्ष है। तो 6 वर्ष बाद में उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यानी कि 6 साल बाद में उनकी जो एज होगी वो क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं दोस्तों, कि ये तो हो गई स्नेहा, ये तो हो गई स्नेहा, और ये हो गई उसकी मदर, ठीक है ना। मदर हो गई, यानी कि हम माँ से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनकी जो एज है इसका रेशो कितना है 2:11 है, 2:11 है। अब ध्यान दीजिए, जबकि उनके आयु का डिफरेंस कितना है 16 साल है। तो मुझे बताओ 11 और 2 का जो डिफरेंस है वो कितना निकल के आ गया दोस्तों 9 साल निकल के आ गया कि नहीं। लेकिन 9 की वैल्यू कितनी दी हुई है 18 दी हुई है, मतलब कितना गुना है 2 गुना है, ठीक है ना भाई। 9 यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, रेशो का डिफरेंस कितना आ रहा है अपने पास 9, जबकि एक्चुअल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 18। तो 9 बराबर 18, मतलब 1 बराबर कितना होगा 2। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं आगे बात करता हूं तो इस 2 की वैल्यू क्या होगी, तो इसको भी हम क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 4 वर्ष, यानी कि 4 साल आ जाएगा। जो स्नेह है वो कितने साल की है 4 साल की है। अगर मैं बात करता हूं उसकी माँ, तो माँ को भी हम 2 से गुणा कर देंगे, तो गिरदूनी कितनी आ जाएगी 22, यानी कि उसकी जो माँ है वो कितने साल की है दोस्तों 22 साल की है। अब उसने क्या पूछा है कि आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद के अंदर उनका आयु का अनुपात कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, ये जो एज निकल के आई है ना, ये इनकी प्रेजेंट एज है। बात समझ में आ गई, ये इनकी प्रेजेंट एज है। अब हमें चाहिए 6 साल बाद में। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करता हूं स्नेहा और उसकी माँ की, तो अगर हम उसकी प्रेजेंट एज देखें तो स्नेहा की प्रेजेंट एज कितनी होगी 4 साल, और अगर मैं बात करता हूं उसकी माँ की प्रेजेंट एज कितनी है 22 ईयर्स। अब हमें क्या करना है 6 साल बाद में निकालना है, मतलब इसमें भी हमें 6 ऐड कर देना है और इसमें भी 6 ऐड कर देना है। भाई 6 साल दोनों के अंदर बढ़ेंगे, तो 6 और 4 ये तो कितना हो गया 10 वर्ष हो गया, और 22 और 6 ये कितना हो गया 28 वर्ष हो गया। अब ध्यान दीजिए, इनका रेशियो निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे 2 पंजे 10, और आगे हम बात करते हैं तो 14 दूनी 28, यानी कि 5 अनुपात क्या निकल के आ गया 14 निकल के आ गया। बस ये इस क्वेश्चन का क्या बन गया दोस्तों आंसर बन गया 5 अनुपात 14, इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक्स वगैरह मानने का आपको कोई जरूरत नहीं है, एक्स नहीं मानना इस प्रकार के क्वेश्चनों में, बिल्कुल आप इस तरह से कीजिए बेसिक अजम्पशन से, तो क्वेश्चन आपके बिल्कुल करेक्ट होके निकल के आएंगे, ठीक है ना। चलो देखिए, ये क्वेश्चन देखिए एक ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जल्दी से हम बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपको कहा गया है कि 800 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है, 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि यह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है तो सुरंग की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, मीटर में पूछा गया है, इसका मतलब सारे जो डिजिट्स हैं, सारे जो अपने पास जैसे चाल है, चाल किस में होनी चाहिए मीटर प्रति सेकंड में, दूरी किस में होनी चाहिए मीटर में, समय किस में होना चाहिए सेकंड के अंदर, तभी तो निकल के आएगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से कहा है कि एक रेलगाड़ी है, ये एक रेलगाड़ी है, ठीक है ना। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 800 मीटर है, रेलगाड़ी की लंबाई 800 मीटर है, और इसका जो स्पीड है वो कितना है 78 किलोमीटर पर आवर है। कितना है 78 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। और यह किसी सुरंग को पार करती है। हम मान लेते हैं कि ये एक सुरंग है, टनल है। इस टनल को 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड के अंदर क्या कर जाती है क्रॉस कर जाती है, ठीक है ना। 60 सेकंड के अंदर क्या कर जाती है क्रॉस कर जाती है। आपको निकालना है कि ये जो लेंथ होगी ये कितनी होगी, ठीक है ना, सुरंग की लंबाई कितने मीटर की होगी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी ये ट्रेन क्रॉस करती है एक ब्रिज को, एक प्लेटफॉर्म को, या फिर किसी टनल सुरंग को, तो ध्यान दीजिए वो ट्रेन है वो हमेशा खुद की लंबाई प्लस जो ये ब्रिज है, जो ये टनल, जो सुरंग है, इसकी लंबाई को भी क्रॉस करेगी। तो हम यहां से बात करेंगे टोटल डिस्टेंस।
टोटल जो डिस्टेंस हुई यानी कि कुल दूरी, जिसको मैं हिंदी में लिख देता हूं कुल दूरी, कुल जो दूरी आपके पास निकल के आई दोस्तों, कुल दूरी कितनी निकल के आएगी? कुल दूरी आपके पास आएगी ट्रेन की लंबाई 800 मीटर प्लस इस सुरंग की लंबाई x मीटर। टोटल डिस्टेंस आपके पास ये हो गई। अगर मैं कहूं कि चाल, चाल कितनी रहेगी, तो ध्यान दीजिए चाल आपके पास दी हुई है 78 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हमें तो चाहिए मीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो किलोमीटर प्रति घंटे को जब भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, कितने से गुणा करना पड़ेगा भाई? 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। क्लियर है? 5/18 से आपको क्या करना पड़ेगा? इसको गुणा करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए ये आ जाएगा आपके पास मीटर प्रति सेकंड, थोड़ा काट लेते हैं, 2 नाम 18 और ये कितना हो जाएगा? 2 3 6, 2 नाम 18, ठीक है ना? तो इसको गुणा कर दीजिए तो 9 पंजे 45, बच गया कितना? 4 5 15 और 4 19, 195/9 मीटर प्रति सेकंड आ गया आपके पास। मीटर प्रति सेकंड आ गया। और हमें क्या चाहिए? समय कितना दिया हुआ है? समय आपको कितना दिया हुआ है दोस्तों? 60 सेकंड। समय कितना दिया हुआ है? 60 सेकंड। अब आपको कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे जो फॉर्मूला गिवन है कि दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो दूरी बराबर, दूरी कितनी दी हुई है? 800 प्लस एक्स, तो इसकी जगह आप रख दीजिए 800 प्लस एक्स बराबर स्पीड कितनी आई है अपने पास? 195/9 मीटर प्रति सेकंड और समय कितना है? 60 सेकंड। ठीक है ना? बस ये आपको गिवन है। अब ध्यान दीजिए यहां से थोड़ा सिंप्लीफाइड करना है, तो यहां से कटा ये 3 तिया 9 और ये कितना हो गया? 3 दूनी 6। इसको हम काटेंगे तो 3 छिके 18, 3 पंजे 15, यानी कि 800 प्लस एक्स ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, 1300 मीटर के बराबर हो जाएगा। हमें तो खाली एक्स चाहिए, तो 800 को उधर ले जा करके घटा देंगे, तो आपके पास जो एक्स की वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई दोस्तों? 500 मीटर। कितनी निकल के आ गई? 500 मीटर। यानी कि जो सुरंग है वो कितनी लंबी है? 500 मीटर लंबी है। अब ध्यान दीजिए ये जो कैलकुलेशन हमने की है दोस्तों, ये काफी लंबी कैलकुलेशन आपको लगती है, लेकिन समझने के जब हम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो ये काफी आसान हो जाएगी। ठीक है ना? तो बढ़िया तरीके से आप इन चीजों को समझते जाएंगे एक एक चीजों को, तो आपके पास देखो जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, तब तक कोई भी हम ट्रिक्स वगैरह हैं ये कुछ भी हम यूज नहीं कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना होता, अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना होता तो देखो बिना पेन और बिना कॉपी के भी इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड किया जा सकता था। किस प्रकार से? कि देखो 800 मीटर है, 800 मीटर में मैं ऐसा क्या जोड़ूं? किसके बराबर होना चाहिए? 78 किलोमीटर प्रति घंटा। 78 किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे ना दोस्तों, तो आपके पास क्या निकल आएगा? 78 इंटू 5/18, यानी 78 इंटू 5/18 आ जाएगा। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए जब आपके पास 60 सेकंड दिया हुआ है, तो 60 को जब आप 78/5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, सॉरी 78 इंटू 5/18 इंटू आपके पास 60 आएगा, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1300 आएगा। अब 1300, 800 में हम ऐसा क्या जोड़े कि 1300 हो जाए? 500, तो 500 आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। लेकिन इसके लिए थोड़ी आपके पास हैबिट होना जरूरी है, किस प्रकार के क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक लंबी चौड़ी डिजिट दी हुई है और इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाना चाहूं, तो मुझे बताओ 36 का वर्गमूल कितना होता है? 36 का वर्गमूल होता है 6, और 6 में कितने डिजिट हुए? ओनली 1 डिजिट हुआ। कितना हुआ? 1 डिजिट हुआ। बात समझ में आ गई? ऐसे ही जैसे हम कहें कि 144, बताओ 144 का वर्गमूल कितना होगा? 12, और 12 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कितने डिजिट हैं दोस्तों? इसके अंदर डिजिट हैं आपके पास 2। कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। बात समझ में आ गई? तो उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, हमारे पास नंबर कितने थे? 3, तो आपके पास डिजिट कितने आए? 2। यहाँ पे 2 थे तो आपके पास डिजिट कितने आए? 1। तो हमें क्या करना है? राइट हैंड साइड से आपको क्या करना है? 2-2 के पेयर बनाने हैं। ठीक है ना? राइट हैंड साइड से 2-2 के पेयर बनाएंगे। तो देखो एक पेयर आपके पास ये बन गया, ये पेयर हमें एक डिजिट देके जाएगा। फिर यहां से ये पेयर बन गया, एक डिजिट यहां से हमें मिला। फिर एक पेयर यहाँ पे ये बन गया, तो एक डिजिट आपको यहां से मिल गई। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक सिंगल रह गया, तो कोई इश्यू नहीं है। सिंगल रह गया तो हम पहले 0 लगा देंगे। पहले 0 लगा दिया तो आपके पास एक जोड़ा ये भी कंप्लीट हो जाएगा, एक डिजिट यहां से मिल जाएगा। तो टोटल आपके पास कितने डिजिट हुए दोस्तों? 4 डिजिट हुए। तो बस यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। 4 डिजिट आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। बिल्कुल फास्ट तरीके से करना है इस क्वेश्चन में, किसी भी प्रकार का टाइम आपको खराब नहीं करना है। देखिए लॉग का क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं आपके साथ में, ठीक है ना? एक लॉग का क्वेश्चन हम आपके साथ में डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन आपको दिया गया है कि log 3 की पावर x,
log 3 की पावर x माइनस 2 बराबर है किसके? log 81 के बराबर है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, x की वैल्यू तभी निकाली जा सकती है, सर्ड और इंडाइसिस घातांक और करनी जब आप पढ़ोगे तो ध्यान रखिएगा, अगर आप बराबर में कोई चीज दी हुई है तो x की यानी कि पावर की वैल्यू आप तभी फाइंड आउट कर सकते हो जब आपके पास बेस दोनों क्या हो? बराबर हो। यानी कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी आपको 3 करना पड़ेगा, तभी ये दोनों चीजें बराबर होकर के पावर की वैल्यू आपके पास आ जाएंगी। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम क्या नोट डाउन कर सकते हैं, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, log 3 की पावर x माइनस 2, लेकिन अगर मैं बात करता हूं इसकी तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log 3 की पावर कितनी लिख सकते हैं, 3 तिया 9, 9 ती 27, 3 की पावर हम कितनी लिख सकते हैं दोस्तों, 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, log 3 यहाँ पे है, log 3 यहाँ पे है, 81 को मैंने क्या लिख दिया, log 3 की पावर 3। तो ध्यान दीजिए, ये log 3 से ये log 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा x माइनस 2, इसकी पावर तो कितनी बच गई, x माइनस 2, और इधर कितनी बची, 3। तो आपको करना क्या है, ये 2 इधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 प्लस 2 यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की दोस्तों, 5 फाइंड आउट की। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। बोलो सटीक तरीका है कि नहीं दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है ना। बिल्कुल इजी और सिंपल प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का क्वेश्चन है दोस्तों, पिछली बार एग्जाम के अंदर बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो ध्यान दीजिए, x प्लस 1 बटा एक्स बराबर कितना हुआ, 2। तो आपको फाइंड आउट करना है रूट एक्स प्लस 1 बटा रूट एक्स का मान क्या होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, अलजेब्रा के जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, या तो आप वैल्यू रखिए, वैल्यू रख करके क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर दीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि x प्लस 1 बटा एक्स का मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि दोनों को जोड़ने पर 2 आ जाए। तो x का मान यदि हम 1 रखते हैं तो 1 और 1 कितने हो गए, 2। तो इसमें जो भी हम करेंगे वो आप भी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2। देखते ही आपके आंसर आ गया। लेकिन अगर हम इसकी प्रोसेस की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, अगर हम इसकी प्रोसेस को हैंडल करते हैं तो अपने पास क्वेश्चन है कि रूट एक्स प्लस 1 बटा रूट एक्स, ये आपके पास गिवन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा दोस्तों, अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं तो ये स्क्वायर क्या बन जाएगा आपके पास, x प्लस 1 बटा एक्स प्लस 2 इंटू पहली संख्या यानी कि रूट एक्स इंटू दूसरी संख्या 1 बटा रूट एक्स। बताओ यही तो बनेगी, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया। अब मुझे ये बताओ आप कि x प्लस 1 बटा एक्स, इसका मान क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 2। तो 2 प्लस यहाँ पे क्या रखूंगा मैं, 2, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। ये किसकी वैल्यू निकल के आई है, स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई है। लेकिन हमें क्या चाहिए, केवल इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम इसको हटा देंगे। तो इधर से मैं स्क्वायर रूट करूं, स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या बनेगा, रूट बनेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रूट एक्स प्लस 1 बटा रूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 का मान कितना होता है, 2। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, 2 आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। आप देखते भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है ना। देखते ही इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो कि x बराबर 1 रखेंगे तो भी ये क्वेश्चन कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। तो आज के लिए मैथ्स का ये जो सेगमेंट है दोस्तों, वो आपको कैसा लगा, आई होप दैट आपने ज्यादा से ज्यादा एंजॉय किया होगा। पेपरों को बार बार निकालिए दोस्तों, जो भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं डेफिनेटली आपको एग्जाम में ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। फर्स्टली आपको करना क्या है, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस का तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी ये चीज फॉरवर्ड कीजिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों बढ़िया तरीके से आपको इन क्वेश्चनों पे क्या करना है, वर्कआउट करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो आज के लिए हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप दैट आपने एंजॉय किया होगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।